भारत के बाहर अमेरिका में, यूरोप में काफ़ी जगह इस टाइप का मॉडल होता है जिसको मार्केट गार्डन बोलते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग आप करते हैं और एक ही टाइप की अगर आपके पास वेजिटेबल है तो होता है कि एक टाइप का कीट आएगी तो उसमें वो पूरे वेजिटेबल आपका जो सब्जी है उसको बर्बाद कर देगी कि जीवाणु नहीं रहेंगे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों। आज मैं आया हूँ ऑर्गेनिक फार्म पे। इस फार्म के जो ओनर है मुक्तक जी, हम उनसे मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे शुरू किया। हेलो सर। हेलो, नमस्ते। आप अपना छोटा सा परिचय देंगे? मेरा नाम मुक्तक जोशी है। मैं बेसिकली एक इंजीनियर हूँ। मैंने 23 साल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम किया और 2020 के बाद मुझे ये फार्मिंग के या कुछ उगाने की चाहत मेरी बड़ी बढ़ती गई और मैंने अभी मेरा खुद का ऑर्गेनिक फार्म है और हम रोज़ 27 टाइप की वेजिटेबल्स उगाते हैं और शहर में अपने आउटलेट में बेचते हैं। ओके सर। अभी हम सर से जानेंगे कि इनका फार्मिंग मॉडल है क्या। और भी मैंने अभी रिसेंटली सर का एक आर्टिकल पढ़ा था कि नेचुरल फार्मिंग के अंदर जो कीड़ों का इम्पोर्टेंस है तो वो क्या होता है। तो हम सर से आगे भी बात करेंगे। तो सर अभी आप जो बता रहे कि मिक्स फार्मिंग का जो आपका मॉडल है उसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएंगे। ओके, तो सामान्य तौर पर किसान क्या करता है कि 1 एकड़ में मिर्ची लगा दी, 1 एकड़ में बैंगन लगा दी और या फिर पूरे 1 एकड़ में एक ही सब्जी लगा के वो मंडी में जाके बेचता है। तो उसमें क्या होता है, अगर एक फसल पे अगर रेट कम है, बाज़ार में रेट कम है तो उसको नुकसान हो जाता है। तो भारत के बाहर अमेरिका में, यूरोप में काफ़ी जगह इस टाइप का मॉडल होता है जिसको मार्केट गार्डन बोलते हैं। आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे हमारी गोभी है। हाँ, उसी के बीच में ये दूसरा बेड है वो ब्रोकली का है। उस तरफ हमारी छोटी भिंडी है, अभी वहाँ पे थोड़ी सी मस्टर्ड है। आपके पीछे यहाँ पे गाजर है, वहाँ पे अपना फूल गोभी है, उसके पीछे लहसुन है और उसके पीछे आलू है और काफ़ी चीज़ें हैं। तो इसी तरह से उस तरफ आप देख सकते हैं हमारी जो बेलें हैं वो बेलों में हमारे पास लौकी है, गिलके है यानी तुरई है, घिया तुरई है, फिर ककड़ी है। हमारे पास टोटल यहाँ पे 27-28 टाइप के टोटल वेजिटेबल्स हैं। तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं कि हमारा प्रोडक्शन अगर नॉर्मली जो फार्मर्स करते हैं कि उनका प्रोडक्शन क्विंटल्स में आता है, तो क्विंटल वाला माल जो होता है उसको मंडी में ही बेचना पड़ता है। तो हमारा माल किलो में ही होता है। हमारा रोज का 5 से 8 किलो ऐसे माल निकलता है। 2 किलो भी कुछ चीज़ों में निकलता है और उस माल को हम डायरेक्टली बायर्स को बेच सकते हैं। तो हमारी शॉप जो है, हम रोज़ यहाँ से ताज़ी सब्ज़ी निकालते हैं और रोज़ हमारा माल अपनी शॉप में जाता है और वहाँ से डायरेक्टली ग्राहकों के घर में जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमें माल बेचने का प्रेशर नहीं होता। हमारे पास क्विंटल का माल सड़ नहीं जाता। हम उतना ही उगाते हैं जितना बेच सकते हैं। ये मॉडल हर किसान ने करना चाहिए जो भी शहर के पास रहता है। उससे उसको आमदनी भी मिलेगी, उसको एक पूरा दुकान चलाने वाली सारी सब्जियां वो एक ही खेत में उगा सकेगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी आज ये और इस मॉडल में क्या होता है, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग आप करते हैं और एक ही टाइप की अगर आपके पास वेजिटेबल है तो होता है कि एक टाइप का कीट आएगी तो उसमें वो पूरे वेजिटेबल आपका जो सब्जी है उसको बर्बाद कर देगी। इस मॉडल में क्या होता है कि सहजीवी और असहजीवी अलग अलग टाइप के कीट इसमें आते हैं और कीटों को खाने के लिए बैलेंस में ये मिलता है तो एक ही फसल पे उसका अटैक नहीं होता है और उससे कीटों से भी फसल बची रहती है। क्योंकि जैसे आप अगर किसी थाली रेस्टोरेंट में जाओगे तो थाली में आपको अगर 10 टाइप की सब्जियां परोसेंगे वो और 10 टाइप की सब्जियां है, स्वीट्स है, फरसान है, उसमें रोटी रोटी और चावल के अलग अलग टाइप है। तो आप सारी चीज़ें बहुत नहीं खा सकते, आप थोड़ा थोड़ा खाते हैं। तो उससे नुकसान यानी आपका सबका स्वाद मिलता है लेकिन आपका थोड़ा थोड़ा आपको होता है। वैसा ही कीटों में भी यहाँ पे सबको थोड़ा थोड़ा नुकसान करती है लेकिन अपनी एक फसल पूरी बर्बाद नहीं होती और आप अच्छी आमदनी यहाँ से ले सकते हैं। और सर अभी ये जो कीट है इसके अंदर भी अलग अलग प्रकार होते होंगे, तो अलग अलग प्रकार के कीड़ों का अपने को क्या फ़ायदा हो सकता है?
देखो जैसे जैसे शाकाहारी जैसे जानवरों में शाकाहारी, मांसाहारी और द्विभक्षी, ऐसे 3 टाइप के जानवर होते हैं, वैसे कीटों में भी होते हैं। तो निसर्ग का ये नियम है, जैसे ही वेजिटेटिव प्रेशर बढ़ता है, यानी जैसे-जैसे बहुत ऐसे हरी-हरी सब्जियाँ उगने लगती है, तो शाकाहारी कीड़ों की मात्रा बढ़ने लगती है। शाकाहारी कीड़ों की मात्रा बढ़ती है तो उनको प्रेडेटर्स जो मांसाहारी कीड़े हैं, वो भी बढ़ने लगते हैं और उनको बैलेंस करते हैं, क्योंकि निसर्ग में सब चीज़ बैलेंस में चाहिए। और इसी वक्त जब मांसाहारी कीड़ों का प्रेशर इतना नहीं होता जो शाकाहारी कीड़ों को कंट्रोल कर सके, तब ये पेड़ एक टाइप का स्राव छोड़ते हैं। उस स्राव के लिए जो जो द्विभक्षी कीड़े हैं, वो पहले तो परागकण चुन के खाते हैं अपने पेड़ों के पास, लेकिन वो स्राव के अंदर ये पेड़ प्रोटीन छोड़ते हैं, और प्रोटीन को खाने के लिए द्विभक्षी कीड़े वहाँ आते हैं और उनकी प्रोटीन की लालसा बढ़ने लगती है। जब उनको इन सही मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलता है पेड़ों से, तब वो मांसाहारी कीड़ों की तरह छोटे एफिड्स और ऐसे कीड़े खाने शुरू कर देते हैं। तो ये ओमनीवोरस उनको बोलते हैं। ओमनीवोरस कीड़े भी मांसाहारी जैसे बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो इस पे प्लांट प्रेशर कम होते जाता है, उस पे प्लांट प्रेशर पे हर्बीवोरस का अटैक कम होते जाता है, यानी शाकाहारी कीड़ों का, और ये बैलेंस वापस से आता है। तो हम क्या करते हैं, हम कीड़े मारते नहीं हैं। हम कीटों को मारने की जगह हम उनको सिर्फ अपने अपने उपज पे, अपने पेड़ों पे बैठने से मना करते हैं। ये कैसे करते हैं, जैसे आप जाओगे कि आपके खेत पे जो आपके खेत पे मेड़ पे जो भी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिनको कीट खाना पसंद नहीं करते, जिनको एक तरह की उनसे बदबू आती है या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, वो ऐसे सारे हम चीज़ें हम इकट्ठा करते हैं। जैसे आपके पीछे देखो, ये महारूक का पेड़ है, उससे बदबू आती है, ये बड़े वाला पेड़ से। वैसे हम आप ये थोड़ी देखेंगे, यहाँ पे देखो, ये सामने रुई का पेड़ है, रुई, इसको आँख भी बोलते हैं हिंदी में। तो आँख का पेड़ है, उसमें वो जहरीला होता है। ऐसे सारे पेड़ का पाला हम इकट्ठा करेंगे और उस पाले से हम दवा बनाते हैं। वैसे ये पीछे देखो, ये नीम है हमारे पास, नीम का पत्ता भी हम उसमें कूट के डालते हैं। फिर लहसुन का स्मेल, वो भी हम डालते हैं, और उससे हम वो हम इस पे फवार लेते हैं। तो उसमें छिड़कने के बाद यहाँ पे जो बदबू, जो मेन वेजिटेबल की खुशबू है, जो केमिकल सूंघ के कीट आते हैं, वो खुशबू दब जाती है और हमारे उपज पे कीट नहीं आती। तो देखो, ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक बना हुआ किया हुआ ब्रोकली है, ऑर्गेनिक कैबेज है। आप देख सकते हैं इसमें कीटों की मात्रा बहुत कम है। ये देखो, यहाँ पे थोड़ा सा खाया है, यहाँ थोड़ा खाया है, लेकिन हमारा नुकसान नहीं कर रही है, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं कर रही है। तो हम सहजीवन बहुत महत्वपूर्ण है। हमको कीटों को पूरा मारना नहीं है, क्योंकि अगर शाकाहारी कीट खत्म हो जाएंगे तो मांसाहारी कीट खत्म हो जाएंगे। केमिकल फार्मिंग में ये होता है कि शाकाहारी कीटों को केमिकल से मार देते हैं, फिर मांसाहारी कीटों का खाना कम हो जाता है, मांसाहारी कीट कम हो जाता है, और जब मांसाहारी कीट कम हो जाते हैं तो शाकाहारी कीट बहुत ज़ोर से बढ़ने लगते हैं और केमिकल पे अटैक करते हैं। वैसे ही हमारे खेत में हम यूरिया नहीं डालते, कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र भी नहीं डालते, केमिकल पेस्टिसाइड भी नहीं डालते। तो केमिकल फर्टिलाइज़र क्यों नहीं डालते? क्योंकि अगर जब हम यूरिया डालते हैं तो प्लांट्स की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, और तेज़ी से होने के बाद जो वेजिटेटिव अट्रैक्शन होता है, जो ऐसे जैसे मराठी में हम बोलते हैं लुसलुशीत पाना, जैसे कौले जो पत्ते बनते हैं, उस पे शाकाहारी कीट बढ़ जाते हैं, और आपके केमिकल के वजह से मांसाहारी कीट को भी नुकसान होता है। तो ये बैलेंस बिगड़ जाता है और आपको केमिकल के बाद कीट कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो, हमारे गार्डन में सारे सभी तरह के कीट है और एक दूसरे को खाने वाले कीट है। जैसे आप देख सकते हैं, हमने थोड़ी थोड़ी जवार भी डाली है। देखो, इन हमारे वेजिटेबल के बीच में थोड़ी थोड़ी जवार डाली है। तो आपको देख के अचरज होगा कि मैं वेजिटेबल्स में जवार क्यों लगा रहा हूँ। तो ये जवार के जो डंठल है, जो डंडे हैं, उनको खाने के लिए यहाँ पे पक्षी आएंगे, और वो पक्षी हमारे बगीचे में इल्लियों को चुन चुन के खाएंगे। ये आप यहाँ अगर 1 घंटा रुके और आपने रिकॉर्डिंग किया तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आके पंछी बैठेगा और इल्ली खाएगा। ये हम खुद के आंखों से देख सकते हैं। अभी हमें पंछियों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। तो ये सारी इकोसिस्टम हम बना रहे हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ही तरह की ना की जाए, उसमें बहुत सारी वेजिटेबल लगाए जाए, उसमें बहुत सारे कीट रहे,
कीट रहना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये किसी का खाना है। वो आप छीन लोगे तो जो नहीं खाना चाहिए वो खाना शुरू करेंगे। सर मैं अभी आपके फार्म में घूम रहा था तो मैंने देखा कि आपकी जो मिट्टी है वो हाथ से भी खोदी जा सकती है, तो आप ज़रा इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। ओके, तो अ, बहुत सारी मिट्टी हमारे परिसर में देखी जाएगी जो हाथ से खोदी जाती है। उसका कारण ये है कि हमारा ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा है उसके अंदर। क्या होता है, जब हम हमारी पहली फसल निकालते हैं तब उसको हम यहाँ पे हम कभी जुताई नहीं करते। ये हमेशा ऐसे ही बड़े बने रहेंगे। ये जो पेड़ है हम इसे कभी जोतेंगे नहीं। और पहली फसल के जो अवशेष है और उसके स्पेसिफिकली उसके मूली जो है जो है वो हम ज़मीन में छोड़ देंगे। तो ज़मीन में छोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपने जो पहले बाजार की बाजरे की फसल थी या फिर और थी, तो देखो मैं मेरे पूरी मिट्टी में ऐसे हाथ से कभी भी खोल सकता हूँ। और उसका स्ट्रक्चर देखिए, इसमें एग्रीगेट फॉर्म हुआ है, ये चिकनी ऐसी ये मिट्टी नहीं है। तो एग्रीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग में जीवाणुओं का महत्व इतना ज़्यादा है कि जीवाणु नहीं रहेंगे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर सकते। तो बेसिकली कोई भी फार्मिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपने कितना भी खाद डाला, अगर आपने उसमें गोबर खाद डाला, उसमें कंपोस्ट डाला, कुछ भी डाला, अगर जीवाणु जीवंत नहीं रहे, अगर जीवाणु नहीं है तो प्लांट्स ऑर्गेनिक खाद एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। प्लांट्स को ऑर्गेनिक खाद खींचने के लिए, उनको यूज़ करने के लिए जीवाणु काम करते हैं। जैसे अगर ये किसी प्लांट को, आप मेरी मेथी देख सकते हैं, जब मैं मेथी को निकालूंगा तो उसमें आपको राइजोबियम के गांठी दिखेंगे। वो राइजोबियम यह है कि मेथी को जब नाइट्रोजन की ज़रूरत है, नत्र की ज़रूरत है, तो मेथी ज़मीन में शुगर छोड़ती है और सिग्नल भेजती है कि मुझे नत्र चाहिए। तो राइजोबियम जीवाणु मेथी के रूट्स पे आके अपने घर बनाती है, उसमें गांठी बनाती है और मेथी को नत्र प्रोवाइड करती है। मेथी उसके बदले में उनको सिंपल शुगर्स प्रोवाइड करती है। उसी तरीके से जीवाणु तो आप बाहर से डालते हैं, आजकल बहुत लोग बाहर से जीवाणु अंदर छोड़ते हैं, लेकिन अगर जीवाणु मिट्टी में तभी रहेंगे जब उनको खाना मिलेगा। तो किसी भी पेड़ में सबसे डेंस एलिमेंट है रूट, क्योंकि रूट उसका स्टेम का वजन लेते हैं, उसके पत्तों का वजन लेते हैं, और जितना झाड़ ऊपर आता है उतने ही रूट्स नीचे जाते हैं। तो हम जब पहली फसल निकालेंगे तो रूट्स नीचे छोड़ेंगे। वो जो नीचे छोड़े हुए रूट्स है वो जीवाणु के लिए खाना बनेंगे, क्योंकि उसको कंज्यूम करके ही बैक्टीरिया और फंगस दोनों चीज़ें बढ़ती हैं। और फंगस को आजकल लोग बहुत नापसंद करते हैं, लेकिन फंगस के बिना तो जीव सृष्टि ही इम्पॉसिबल है। इस सृष्टि में फंगस सबसे बड़ा काम करती है। हर ऑर्गेनिक अवशेष, हर जीव के अवशेष को वापस मिट्टी में मिलाने का काम फंगस का है। जीव पे आप जंगल में जाओगे तो आपको दिखते हुए लकड़े मिलेंगे, उसके फंगस आई होती है। वो लकड़े को हलू हलू स्लो सड़ा के फंगस उसको वापस मिट्टी में मिलाने का काम करती है, और फिर वो जीवाणु के लिए और बची हुई फंगस के लिए खाद बन जाता है, खाना बन जाता है। उसके ऊपर जीवाणु बढ़ते हैं और जीवाणु अपने पेड़ों के साथ एक टाइप का रिलेशन बनाते हैं। पेड़ों को जो चलेगा लगेगा वो देंगे। दूसरा, जब हम जुताई नहीं करते तो ज़मीन के नीचे पेड़ एक दूसरे से बात करने के लिए फंगस का यूज़ करते हैं, उसको माइकोराइजा बोलते हैं, माइकोराइजल फंगस। तो जुताई करने से उनका जो नेटवर्क है वो टूट जाता है। हम जुताई नहीं करते तो हमारे ज़मीन के नीचे माइक्रोराइजल नेटवर्क बना रहता है। ब्रासिकाज में ये कम है, ब्रासिकाज में माइक्रोराइजल नेटवर्क नहीं होता है, लेकिन बाकी चीज़ों में आपको माइक्रोराइजल नेटवर्क मिलेगा। हमारे मूलियों के बाद सफ़ेद धागे जैसा नेटवर्क बना रहेगा। तो वो नेटवर्क न टूटने से क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिक खाद हम डाल रहे हैं उसमें से जो पोषण मिलेगा वो ये माइक्रोराइजल फंगाई पेड़ों को सप्लाई करेगी, उसके बदले पेड़ उसको शुगर सप्लाई करेगी। एक अपनी आयु में एक पेड़ 75% तक शुगर पहले नीचे छोड़ता है। जैसे वो फ्रूटिंग स्टार्ट करता है तब वो 75% से कम होते होते 30-35% पे आ जाता है, और ये शुगर्स ये जीवाणु के लिए छोड़ी जाती है। सॉइल में बैक्टीरिया और फंगल रेशो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। बैक्टीरिया तब बढ़ते हैं जब नाइट्रोजन ज़्यादा हो, और फंगस तब बढ़ती है जब कार्बन कंटेंट ज़्यादा हो। इसलिए आजकल CN रेशो का बहुत आजकल बोलबाला है। बहुत लोग CN रेशो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो बेसिकली उसमें बैक्टीरिया और फंगस का बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। जितने भी अपने बड़े झाड़ हैं उनको फंगल डोमिनेंट सॉइल बहुत पसंद है, और जितने भी छोटी सी सब्जियां हैं उनको बैक्टीरियल डोमिनेंट सॉइल बहुत पसंद है। ये देखिए, जीवाणु नहीं रहेंगे तो कितना भी खाद डालिए कुछ उपयोग नहीं।
और सर मैंने ना काले कलर की भी चींटियाँ देखी है आपके फार्म में बहुत जगह, तो उनका क्या महत्व होता है? ये देखिए, आपने एफिड्स तो आपने देखा होंगे, एफिड्स जो पत्ते के नीचे से तरह से होते हैं, वो रस शोषक कीड़े हैं। जब एफिड्स का रस सोचते हैं, उसके बाद जो एक्स्ट्रा होता है ना, उसको वो रिलीज करते हैं। वो चिकना ऐसा मीठा पदार्थ होता है। तो बेसिकली ये नेचर का देखो एक बहुत बढ़िया सिस्टम बनाई है। एफिड्स के वो रस शोषने के लिए जो जो उन्होंने छोड़ा है चिकट स्राव, उसको लेने के लिए मूंगड़े यानी जो चींटी की बड़ी जो चींटी होती है, मूंगड़ा बोलते हैं इसको मराठी में, वो वहाँ आते हैं। और उनका खाने का स्रोत तो एफिड्स का वो स्राव है। तो एफिड्स को वो मरने नहीं देते। वो मूंगड़े एफिड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो अपने ढाल कीड़े होते हैं ना, जो उनको वो बीटल्स बोलते हैं उनको, इस टाइप के, तो उनको वो मार देते हैं क्योंकि वो एफिड को खाने आ जाते हैं। तो ये सृष्टि का देखो कितना मज़ेदार ये है। लेकिन वही जो चींटियाँ होती है वो हमें मदद भी कर सकती है, क्योंकि उनको जो प्रोटीन डिफिशियंसी होती है तो वो इन्हीं कीटों पे अटैक करती है और उनको खा लेती है। तो ये बैलेंस है कि कब का क्या मिलेगा। अगर उनको खाना मिल रहा है वो तो संतुष्ट है तो वो प्रोटेक्शन देंगे, खाना नहीं मिल रहा है, संतुष्ट नहीं है, तो वो प्रेडेटर बन जाएंगे। सर अभी हमने यहाँ पे देखा कि गोभी के बीच में प्याज भी लगा हुआ है, और उधर जो भिंडी है उसके अंदर शेपू के झाड़ है, हाँ, जिसे डिल। डिल बोलते हैं, हाँ। वो भी बीच के अंदर लगे हुए हैं। तो इसका क्या मतलब, आपने इसको क्यों लगाया है सब? देखिए, ये कैबेज पे बहुत सारी इल्ली आती है। और जो भी प्याज वर्ग फसल है, जैसे प्याज है और लहसुन है, इनको जो स्मेल होता है इनका, ये इल्लियों को पसंद नहीं है। तो जब आप ये कंपेनियन प्लांटिंग करते हैं, गोभी के बीच में प्याज डालना, तो प्याज की स्मेल से गोभी बच जाती है, बंदा गोभी जो है बच जाती है। उससे इल्लियाँ कम होती है, कम, पूरी तरह से नहीं जाएंगे लेकिन कम होती है। वैसे ही शेपू जो बोलते हैं, डिल, उसका आपको मालूम है, डिल बहुत लोग खाना पसंद नहीं करते, कुछ लोग बहुत बस चाव से खाते हैं। तो उसमें भी एक तरह की स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है, जो भिंडी वर्गीय फसल में जो इल्लियाँ आती है उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। वैसे आप देखोगे तो आपने धनिया भी मैंने बहुत ज़्यादा जगह डाला है, तो धनिया की खुशबू बैंगन में बहुत इफ़ेक्टिव होती है। और कुछ जगह मैंने कंपेनियन प्लांटिंग में हमने बीट रूट डाला है, गोभी में और बंद गोभी में, दोनों में। तो बीट रूट क्या होता है, वो आयरन मैग्नीशियम दोनों हार्वेस्ट करता है ना, वो ऊपर लाता है उसको, और टॉप सॉइल में उसका ये बढ़ जाता है। तो गोभी को और उसको जो इनपुट चाहिए वो वहाँ से मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छा बढ़िया कॉम्बिनेशन है। मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ, जैसे हम एक रिले प्लांटेशन मेथड यूज़ करते हैं, तो वो देखेंगे जाके। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे आप पिछली बार आए थे तब यहाँ पे आलू था, जी। यहाँ से वहाँ तक पूरा आलू था। तो जब आलू निकल रहा था, उसी वक्त हमने यहाँ पे लहसुन डाल दिया था, यानी आलू के साथ। और लहसुन के बीच में आप देख सकते हैं अभी हमारे बैंगन के छोटे पौध लग गए देखो यहाँ पे। तो ये क्या होता है, पहली फसल निकलने से पहले उसमें दूसरी फसल लगा दो, और जब वो दूसरी फसल थोड़ी बढ़ने लगेगी तब वो तीसरी फसल डाल दो। और एक के बाद एक, ज़मीन को कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। और ऐसी चीज़ डाल सकते हैं, जैसे लहसुन से मेरे जो बैंगन के पौधे हैं उसमें देखो बिल्कुल कीट नहीं है, क्योंकि लहसुन के बीच में वो प्रोटेक्टेड है। उनको धूप भी मिल रही है, क्योंकि लहसुन इतनी ज़्यादा धूप उनसे धूप अड़ाता भी नहीं है, और धूप भी मिल रही है उनको, हवा भी मिल रही है, सब मिल रहा है, लेकिन वो बहुत अच्छे से पनप रहे हैं इनके बीच पे। तो रिले क्रॉपिंग से क्या कर सकते हैं, आप ज़मीन कभी भी खुली नहीं छोड़ सकते, और एक ही इसमें पहली फसल निकलने से पहले दूसरी फसल डाल दो, तो आपका टाइम भी बचता है और आप ज़्यादा फसलें एक साथ नहीं ले सकते। तो ये रिले क्रॉपिंग हम सब जगह कर रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे हमने मूली लगा दी है, मूली थोड़ी बढ़ने लगी तो उसमें हम वापस बैंगन और डालेंगे। तो मूली के जो भी कीट पहले आएंगे वो मूली पे आएंगे, क्योंकि वो बड़ी हुई फसल है, और बैंगन बचेंगे। फिर जैसे जैसे मूली निकलती जाएंगी तो हम उसमें और कुछ डालते जाएंगे। तो ये हमने सब जगह किया है। रिले क्रॉपिंग बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। जैसे अभी हमने बोला कि पहली फसल निकलने से पहले दूसरी फसल, तो पहली फसल हमारे यहाँ पे भिंडी थी जो हमने ऊपर से काट दी देखो, और ये भिंडी में ही हमने बीन्स लगा दी है। अभी बीन्स को बंदाई भी हो गई है, अब बीन्स वहाँ ऊपर ऊपर चलती जाएंगी, और यहाँ पे अपनी नई नई फसलें चालू है। तो ये हमारा ना मल्टी लेयर मॉडल है, ये हमने इजाद नहीं किया है,
मध्य प्रदेश में आकाश जी चौरसिया है, उनसे हमने ये स्ट्रक्चर्स जाके सीखा है और उसमें अलग अलग टाइप के वेजिटेबल कॉम्बिनेशन हमने खुद बनाए हैं। तो हमने इसमें 6 फसलें एक साथ उगाने का ही किया है। आप देख सकते हैं कि देखो बेल में हमने यहाँ पे ककड़ी लगाई है, तो ये ककड़ी अभी स्लोली ये बम्बू को पकड़ते हुए ऊपर जाएगी। बीच में हमारा ये बैंगन की फसल अभी चल रही है, उसमें बैंगन भी लगे हैं। और जब ये बैंगन छोटे रहते हैं तो यहाँ पे हम और भी फसलें लेते हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे कॉर्न लगाया है, मकई। और यहाँ पे देखो एक चौली है, चौली को ब्लैक आइड बीन्स भी बोलते हैं या फिर काउपी बरबटी भी बोलते हैं, यहाँ पे है। तो ये दोनों तरफ से मक्का और ये भी आएगा। तो इसमें टोटल हम 6 फसल ले सकते हैं, जिसमें एक बम्बू पे ये फसल, फिर पूरे फैला के एक सब्जी वर्गीय जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल बोलते हैं उस वैसी ऐसी वाली, फिर जिगजैग पैटर्न में यहाँ पे बैंगन, फिर दोनों बैंगन के बीच में जो जगह बचती है वहाँ पे एक रूट क्रॉप, और बीच में एक मकई, और बीच बाजू में चौली। तो इस तरह से हम ये सकते हैं। इसका पूरा मॉडल आपको कहीं आगे देखना मिलेगा। आइए। सर मैं अभी आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि जो आपने अभी बोला जिगजैग पैटर्न में आपने बैंगन के पेड़ लगाए, तो उसका क्या यूज़ होता है, मतलब आपने ऐसा क्यों लगाए है जिगजैग में? एक तो हम दोनों पेड़ों के बीच में दोनों इसके बीच में जो जगह बची है वहाँ पे हम दूसरी फसल ले सकते हैं, सबसे पहली बात। लेकिन अभी देखो ये मेरी सारे खेत है ना, वो जो नॉर्थ साउथ में इस तरह है, और यहाँ से ईस्ट टू वेस्ट जब सूरज जाएगा, मैक्सिमम टाइम सूरज साउथ वेस्ट में रहेगा उस तरफ। लेकिन जब वो जाएगा तो हर फसल को इनफ सनलाइट मिलनी चाहिए, हर फसल को इनफ हवा भी मिलनी चाहिए। इसी वजह से ये इस तरह का कॉम्बिनेशन किया है। अभी देखो यहाँ पे जो गवार की फसल है वो यहाँ क्यों लगाई है, क्योंकि यहाँ पे जो पहली फसल थी उसको नाइट्रोजन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। अभी हमने यहाँ पे गवार फसल लेंगे जिसमें नाइट्रोजन की डिफिशियंसी जो बन गई है वो कम हो जाएगी, और गवार के बीच में ही हम बाद में फूल गोभी का ट्रांसप्लांट करेंगे। जब तक गवार ख़त्म हो जाएंगी तो फूल गोभी थोड़ी थोड़ी बढ़ के उसको नत्र मिल जाएगा। तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन हम काफ़ी करते हैं। ये लौकी देखिए हमारे, तो इन लौकियों को भी नाइट्रोजन का सप्लाई अभी इन्हीं जो गवार जो बोलते हैं क्लस्टर बीन, गवार से ही हो रहा है, और बढ़िया लौकी बन रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास घिया तोरई है, फिर ये लौकी है, वहाँ पे हमारे पास कुछ ये है अपने फूल गोभी है, बंद गोभी है, और इस तरफ से वापस बैंगन की चालू फसल है, उसी के बीच में करेला है, उसी के बीच में तोरई है, तोरई यानी दोड़का बोल के मराठी में उसको, वो भी है। उसके पीछे टमाटर की 2 लाइनें हैं। देखो हर तरह की फसल आपको यहाँ पे मिलेगी, और उसका कॉम्बिनेशन ऐसा किया है कि एक फसल दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है, और एक दूसरे को हर एक की रूट लेवल अलग है। जब हम देखो यहाँ पे 2 नलियाँ बिछाई गई है, ड्रिप लाइन, तो इन ड्रिप लाइन से जब पानी निकलेगा तो ड्रिप लाइन ना कोनिकल शेप लेती है, यानी ड्रिप का पानी पहले सीधा जाता है, और जब जो सैचुरेट होता है तो ऐसा बढ़ के ऊपर की तरफ कोन बना लेता है, और तब जाके टॉप की ज़मीन वेट होती है। तो 2 ड्रिप लाइन से हम 3 फीट का ये बेड अच्छी तरह से भिगो सकते हैं। और एक ही पानी में, यानी हम सोच रहे हैं कि हम सिर्फ बैंगन को पानी दे रहे हैं, तो उसी पानी में उसके साथ जो लगी हुआ लाल साग है, देखो उस बैंगन में, तो लाल साग भी पानी ले रहा है, बाजू में जो रूट क्रॉप है वो भी पानी ले रहे हैं, उसी में अपने जो पोल पे जो ये वाइन्स है वो भी पानी ले रही है, और सबको एक ही पानी में हम उगा रहे हैं। तो इससे पानी की बचत तो हो ही रही है, लेकिन कंपेनियन प्लांटिंग से सहजीवी फसलें एक साथ बढ़ भी रही है। सर हम जैसा कि देखते हैं कि बहुत सारे किसान केमिकल खाद का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि उनको ज़्यादा प्रोडक्शन मिले या फिर ज़्यादा फल मिले। तो आप अगर पूरे ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो तो आप बता सकते हो कि आपको भी इतना प्रोडक्शन होता है कि उससे कम प्रोडक्शन होता है? देखिए जैसे ज़मीन के कार्बन जो ऑर्गेनिक कार्बन और ऑर्गेनिक मैटर बढ़ते जाएगा तो प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा। किसान यूरिया डीएपी ये चीज़ें डालते हैं, फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली होती है, लेकिन हम ऑर्गेनिक खाद से भी उसकी पूर्तता कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत कम प्रोडक्शन होता है, लेकिन या फ्रूट साइज़ थोड़ा छोटा रह सकता है इनिशियल स्टेजेस में, लेकिन आप 2-3 साल ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए,
आपको बढ़िया रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, जो केमिकल फार्मिंग से भी बढ़िया होगा। सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी बात है कि हमारा फ्रूट का टेस्ट बहुत बदल जाता है, क्योंकि इसमें स्लो ग्रोथ होती है। पेड़ फटाफट बढ़ते नहीं, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया था कि जितनी जल्दी वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, जितने जल्दी पेड़ बढ़ेंगे, उतने ज़्यादा कीटों का अटैक होगा, क्योंकि उनको वेजिटेटिव प्रेशर बढ़ता है और नेचर उसको दबाने की कोशिश करेगा। इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग कभी भी श्रेष्ठ है। और उसमें शायद पहली साल आपको इतना उपज नहीं आए, लेकिन जैसे जैसे आपका ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ते जाएगा, आपको केमिकल्स के ज़्यादा उपज आप इसमें से ले सकते हो। देख रहे हैं।